फर्ज करें जंगल में एक खंडहर है, वीरान, बंजर, बेनाम। एक रोज एक आदमी उस पर कब्जा कर लेता है और एक घोषणा कर देता है कि यह खंडहर एक देश है जिसकी अपनी करेंसी और अपना पासपोर्ट है, जिसका अपना राजा है, रानी है और शहजादा भी है। अब सोचिए वो देश क्या करेगा जिसके सीमा में एक खंडहर पड़ता हो। क्या हो अगर किसी दिन एक दूसरा आदमी इस खंडहर या देश पर हमला कर शहजादे को किडनैप कर ले और खुद को नया राजा घोषित कर दे। फैंटेसी सी लगने वाली ये कहानी है सीलैंड नाम के एक देश की। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें हम आज सुनाएंगे कहानी एक ऐसे देश की जिसकी जनसंख्या है महज 2। जी हाँ, यहाँ सिर्फ 2 लोग रहते हैं। एरिया है 0.004 वर्ग किलोमीटर। इसके बावजूद इस देश का अपना झंडा है, करेंसी है और पासपोर्ट भी है। कमाल की बात यह है कि ये देश ब्रिटेन के जस्ट बगल में है। ये देश ब्रिटेन को आंखें भी दिखाता है, लेकिन कभी पूरी दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन इस देश का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। यह कहानी है सीलैंड की। कहानी शुरू होती है साल 1966 से। क्रिसमस की शाम थी। पैडी रॉय बेट्स अपने घर में सोए हुए रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। बेट्स की पत्नी का कुछ दिनों बाद जन्मदिन था और उन्होंने वादा किया था कि इस बार वो ऐसा गिफ्ट देंगे जो उनकी पत्नी कभी भूल नहीं पाएंगी। बेट्स के दिमाग में एक प्लान था। आर्मी में मेजर रह चुका ये बंदा उस रात चुपके से अपने घर से निकला। पास में समंदर था, वहां नाव पकड़ी और समंदर की यात्रा पर निकल गया। तट से कुछ 20 किलोमीटर दूर जाकर बेट्स की नाव रुकी। समंदर के बीचों बीच एक तोपखाना बना हुआ था, एक समुद्री किला। हालांकि किले से किसी महलनुमा आकृति की कल्पना आप मत कीजिएगा। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर देखिए। 2 खंभों के ऊपर बना कंक्रीट का एक प्लेटफॉर्म बस है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश फौज के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। इस प्लेटफॉर्म पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तैनात रहती थी ताकि जर्मन जहाज हमला करने आए तो उनसे निपटा जा सके। इस किले को अंग्रेज रफ स्टार कहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ये किसी काम का रहा नहीं, इसलिए यूं ही वीरान इसे छोड़ दिया गया। पैडी रॉय बेट्स जब घर से निकले, ये किला उनके दिमाग में था। किले पर चढ़कर उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और कुछ रोज बाद अपनी पत्नी को तोहफे में दे भी दिया। इस अफलातूनी तोहफे से उनकी पत्नी खुश काफ़ी हुई। दोनों इस किले पर जाकर छुट्टी मना सकते थे, एडवेंचर कर सकते थे और इसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर जल्द ही एक समस्या खड़ी हुई। जैसे हमने पहले बताया, बेट्स फौज में मेजर रह चुका था। 15 साल की उम्र में फौज ज्वाइन करने के बाद वो सबसे कम उम्र का मेजर बना था और द्वितीय विश्व युद्ध में उसने इटली, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के अभियानों में हिस्सा लिया था। युद्ध के दौरान एक बार एक ग्रेनेड उसके चेहरे के एकदम नज़दीक फटा था। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई थी। एक दूसरे मौके पर उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और दुश्मन सैनिकों ने उसे कैद भी किया। यहां से भी वो बच निकला। फौजी जोश के साथ साथ फौज वाली अड़ियल बुद्धि उसके पास थी। ऐसे में एक रोज पार्टी के दौरान एक दोस्त ने उससे कहा, यार तेरा तो अपना आइलैंड है। बेट्स की बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, बस नारियल के पेड़ों, धूप और झंडे की कमी है, देश तैयार हो जाएगा। बाकी सब लोग हंसने लगे सिवाय बेट्स के। कुछ दिनों बाद वो दोबारा सबके सामने हाजिर हुआ और ऐलान करते हुए बोला, रफ स्टार अब एक नया देश है, उसका नाम होगा सीलैंड। सबने सोचा मजाक होगा, सरकार ने भी यही सोचा, लेकिन बेट्स मजाक नहीं कर रहा था। उसने किले की सतह पर सीलैंड नाम पेंट किया और बाहर रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसे एक और आइडिया आया। उस दौर में ब्रिटेन में सिर्फ एक रेडियो चैनल हुआ करता था, BBC। गाने सुनने का एकमात्र साधन था, लेकिन दिक्कत यह थी कि BBC पर गाने देर रात को आते थे। इसलिए बेट्स ने सोचा क्यों न सीलैंड से रेडियो प्रसारण शुरू कर दिया जाए। इस तरह उसने सीलैंड से एक रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया जिस पर 24 घंटे गाने बजते रहते थे और यह संगीत मेनलैंड यानी ब्रिटेन तक भी पहुंच रहा था। शुरुआत में ये सब यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर जल्द ही बेट्स ने सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करनी शुरू कर दी। सीलैंड के आधिकारिक इतिहास में दर्ज है, साल 1968 में इस देश पर पहला हमला हुआ। ब्रिटिश नेवी की शिप सीलैंड तक पहुंची और उन्हें धमकाने लगी कि रफ स्टार गिरा दिया जाएगा। ये देखकर पैडी रॉय बेट्स के बेटे माइकल बेट्स ने हवा में बंदूक से फायर किया, ये चेतावनी देने के लिए कि कोई सीलैंड की सीमा में दाखिल न हो। मामला नाजुक था, इसलिए सरकार ने माइकल को गोली चलाने और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया। मामला शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार शुरू में सोच रही थी कि ये एक छोटी मोटी परेशानी होगी, लेकिन जब मुकदमा शुरू हुआ उन्हें असली मुसीबत का एहसास हुआ।
कोर्ट ने माइकल को अपराधी मानने से इनकार कर दिया। इसके पीछे वजह थी कि ब्रिटेन के समुद्री सीमा तट से महज 6 किलोमीटर के इलाके तक थी, यानी सीलैंड ब्रिटेन की सीमा में आता ही नहीं था। इसलिए ब्रिटेन का कानून भी सीलैंड पर लागू नहीं होता था। माइकल के रिहा होने के बाद बेट्स के तेवर और बढ़ गए। उसने कहा, कोर्ट के इस निर्णय का अर्थ है मैं चाहूं तो सीलैंड पर किसी का खून भी कर सकता हूं। अब बेट्स ने शायद ये बात मजाक में गई थी, लेकिन जल्द ही वो इसे असलियत में बदलने को तैयार हो गया। 1975 में उसने अपने 50 दोस्तों को सीलैंड पर रहने के लिए बुलाया और सबके सामने सीलैंड के नए संविधान की घोषणा कर डाली। 7 चैप्टर वाले इस संविधान के तहत सीलैंड का अपना अलग पासपोर्ट, झंडा और करेंसी थी। करेंसी पर उसकी पत्नी जून की तस्वीर भी लगी हुई थी और संविधान के तहत उसका बेटा माइकल सीलैंड का शहजादा था। धीरे धीरे बेट्स ने सीलैंड पर संसाधन जुटाने शुरू कर दिए। उसने नावों से राशन मंगाया, रहने के लिए 10 कमरे तैयार करवाए और साथ ही एक जनरेटर भी लगाया जो कमरों को गर्म रख सकता था। बेट्स की इस बढ़ती जुर्रत ने ब्रिटिश सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। बाद में डिक्लासिफाई हुए गुप्त दस्तावेजों से पता चला सरकार ने एक से ज्यादा मौकों पर सीलैंड को बम से उड़ाने की तैयारी कर ली थी। ब्रिटिश अधिकारी सीलैंड को क्यूबा की संज्ञा देने लगे थे, क्योंकि क्यूबा भी एक छोटा सा देश था लेकिन अमेरिका के लिए बड़ा सा सिरदर्द। प्रैक्टिकली सोचे तो सीलैंड किसी भी हाल में एक देश कहलाने लायक था नहीं, न किसी दूसरे देश से उसे मान्यता ही मिली हुई थी। फिर भी उसके साथ वो सब कुछ हुआ जो एक देश के साथ हो जाता है। 1968 में उसने ब्रिटेन के हमले से खुद को बचाया। इसके बाद एक मौका ऐसा भी आया जब सीलैंड पर तख्ता पलट की कोशिश हो गई। देखिए, साल 1978 की बात है। ऑस्ट्रिया के एक हीरो के व्यापारी ने पैडी रॉय बेट्स और उसकी पत्नी को अपने देश आने का न्योता दिया। बेट्स दंपत्ति ऑस्ट्रिया गए, लेकिन उनका बेटा माइकल सीलैंड पर ही रहा। ऑस्ट्रिया में बेट्स को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। ऑस्ट्रिया में कोई व्यापारी उनसे मिलने आया ही नहीं। वहीं उन्हें पता चला कि किसी जर्मन नागरिक ने उनके देश पर कब्जा भी कर लिया। बेट्स के जाने के बाद एक हेलीकॉप्टर सीलैंड तक आया। उसमें से कुछ लोग उतरे और उन्होंने प्रिंस माइकल को बंधक बना लिया। जिसने बंधक बनाया उसने खुद को सीलैंड का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। हालांकि बेट्स ने भी हार मानी नहीं। उसने कुछ लोगों के साथ सीलैंड पर जवाबी हमला किया, शहजादे माइकल को छुड़ाया और जर्मन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर भागने को मजबूर हो गए। हालांकि बेट्स ने सबको आज़ाद नहीं किया। उसने एक जर्मन को बंधक बनाकर रख लिया और उसे छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपयों की मांग की। मामला इतना आगे बढ़ा कि ब्रिटेन में मौजूद जर्मन राजदूत को सामने आना पड़ा। राजदूत खुद हेलीकॉप्टर से सीलैंड गए और बेट्स से उन्होंने नेगोशिएट किया। जर्मन नागरिक को वो छुड़ा के भी लाए। बेट्स को अपने 30 लाख तो मिले नहीं, लेकिन ये उसके लिए एक बड़ी जीत थी। उसने दावा किया कि चूंकि जर्मनी का राजदूत उससे समझौता करने आया था, इससे यह तय होता था कि वो उन्हें मान्यता देते हैं। बात टेक्निकली सही लगती भी थी कुछ लोगों को। ब्रिटिश सरकार के पास बेट्स की दलीलों का कोई जवाब था नहीं। वो उस पर हमला भी नहीं कर सकते थे। इससे उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती कि यार एक प्लेटफॉर्म पे कोई रह रहा है, उस पर आप हमला करने जा रहे हो। और दूसरा कोई चारा भी नहीं था। इसलिए कई सालों तक बेट्स सीलैंड पर अपनी सत्ता चलाता रहा। साल 1987 में ब्रिटिश सरकार ने सीलैंड से निपटने का एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने अपनी समुद्री सीमा 6 किलोमीटर से बढ़ाकर 22 किलोमीटर कर दी। इससे हुआ ये कि सीलैंड ब्रिटेन की सीमा के अंदर आ गया। अब यानी लीगली अब वो अलग देश नहीं हो सकता था। तो क्या सीलैंड का अस्तित्व यहीं खत्म हुआ? जवाब है नहीं। सीलैंड 2023 में भी खुद को एक अलग देश मानता है। 2012 में पैडी रॉय बेट्स की मौत के बाद उनका बेटा माइकल इसे चला रहा है। माइकल खुद तो ब्रिटेन में रहता है, लेकिन सीलैंड की रक्षा करने के लिए 2 गार्ड्स इस पर हर समय मौजूद रहते हैं और यही 2 लोग अब इस देश के नागरिक हैं। बाकी लोग चाहें तो इस देश की करेंसी और डाक टिकट खरीद सकते हैं और ये लोगों को उपाधियां भी देता है। मसलन मशहूर अंग्रेजी गायक एड शीरन का नाम आपने सुना होगा। शीरन को सीलैंड से बैरन की उपाधि मिली हुई है, जो लॉर्ड्स एंड बैरन जो यूके के होते हैं वैसा। इतना ही नहीं, सीलैंड की अपनी फुटबॉल टीम भी है जो फीफा द्वारा मान्यता प्राप्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी देश विदेश के कई मुकाबलों में हिस्सा लेती है। बहरहाल इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे। इस कहानी को कमल ने लिखा और कैमरे पर रिकॉर्ड किया आलिश ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।